नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीआई में। आपका वेलकम करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा सीटों के डीलिमिटेशन कमीशन के प्रोसेस को सही ठहराया है। जम्मू कश्मीर को लेकर आज ये बड़ी खबर है और इस प्रोसेस को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये पिटीशन श्रीनगर के निवासी हाजी अब्दुल गनी खां एवं मोहम्मद अयूब मट्टू की तरफ से दाखिल की गई थी। 6 मार्च 2020 में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया, जिसको जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नक्शे को बदलने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग यानी डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का सुझाव दिया। जम्मू रीजन में 6 विधानसभा सीटें जबकि कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ाई गई। तो वहीं लोकसभा क्षेत्रों में भी बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। अब तक 2 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर में थी। अब भी 5 ही सीटें रहेंगी, लेकिन 1 सीट में जम्मू और कश्मीर के दोनों के इलाकों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट पर सियासी दलों ने आरोप भी लगाए और कहा कि जम्मू में 6 सीटें बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में। सबसे पहले तो डीलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। डीलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ याचिका थी, उसको रिजेक्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। और अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर डीलिमिटेशन कमीशन है क्या, इसकी शुरुआत भारत में क्या हुई थी। शुरुआती तौर पर थोड़ी सी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। भारत में परिसीमन आयोग यानी डीलिमिटेशन कमीशन का गठन 1952 में किया गया। देश में 1952 से लेकर 2002 तक सिर्फ 4 बार डीलिमिटेशन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को तय किया जा सके। अब परिसीमन आयोग गठन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा सवाल ये कि परिसीमन के माने क्या हैं? परिसीमन के माने हैं चुनाव से पहले सीमाओं को निर्धारण करना। इसके अलावा एक और सवाल ये उठता है जहन में कि आखिर परिसीमन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? तो इस पर भी थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का सही विभाजन किया जा सकता है ताकि सभी नागरिकों को प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करने का समान अधिकार मिल सके। तो आज इसी मौजू पर करने वाले हम चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। आपसे कुछ देर बाद कई खास मेहमान हमारे साथ प्राइम डिबेट इंडिया का हिस्सा होंगे। सबसे पहले तो डीलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। डीलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ याचिका थी, उसको रिजेक्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये कहा जाने लगा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे कुछ देर बाद कई खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले तमाम मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। एडवोकेट आरिस पठानिया साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं। रविंद्र शर्मा साहब जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, आप एडवोकेट भी हैं, इसका जिक्र आप कई बार कर भी चुके हैं। आपका भी स्वागत करते हैं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान निजामी साहब जो कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी से आते हैं। आपका भी स्वागत करते हैं और हमेशा प्राइम डिबेट
प्राइम डिबेट इंडिया का हिस्सा होते रहे हैं। आपका स्वागत। इसके अलावा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एनसी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमें इस वक्त विंडो में नजर आ रहे हैं, वरिंदर सिंह सोनू साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिया गया है वो ये कि जम्मू कश्मीर की डीलिमिटेशन प्रक्रिया सही है। वो इसलिए क्योंकि इसको लेकर आपको बता दें कि श्रीनगर के 2 निवासी थे जिन्होंने पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि जो प्रोसेस था डीलिमिटेशन कमीशन का वो बिल्कुल सही था। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वरिंदर सिंह सोनू साहब आपसे शुरुआत करें। महबूबा मुफ्ती ने रिएक्शन तो दे दिया है, वो ये कह रही हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदेश से। तो क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपकी पार्टी नहीं मान रही है, और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है जो डीलिमिटेशन कमीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? देखिए सना जी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ एक रिट जो थी सुप्रीम कोर्ट में थी, आज उसका फैसला है। पहली बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हैं और हम हर एक कोर्ट की हर एक बात को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कहा गया है बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जो कहा गया वो बिल्कुल क्लियर किया गया है। हमने ये कहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन आज से नहीं, जब से डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ था और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से जम्मू कश्मीर में आया था तब भी हमने इसका बाइकाट किया था और हम कभी डीलिमिटेशन कमीशन से नहीं मिले थे, क्योंकि तब हमने कहा था सबसे पहले कि हमें लगता है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा करने के लिए कुछ इन्होंने कार्रवाइयां जो वो की हैं। उसके बाद जब वक्त बदला तो तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी जो थी उन्होंने प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करवाए, उन्होंने धरने भी दिए और जम्मू के लोगों ने धरने दिए। उसमें खास वजह थी, 2-3 वजह जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो ये था कि जम्मू कश्मीर की पुरानी सीटों को जब तोड़ा गया और इस तरीके से नई सीटें बनाई गई कि कुछ इलाकों को उसमें नजरअंदाज किया गया। जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी बहु कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर को तोड़ के नहीं बनाई गई तो हमारी लगभग 2 लाख के लगभग वोट बनी जम्मू शहर में। आपने जैसे कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है डेमोक्रेसी का लोगों पर विश्वास बहाल करने के लिए और मतदाताओं की सुविधा के लिए। मैं आपको बताता हूं जिस बूथ में मैं रहता हूं, जहां मेरा वोट कास्ट होता है, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं हिस्सा हूं, तो ये पहले हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर था। मेरे घर से नहीं, पूरी हमारी लोकेलिटी के घर से। अब इसको 4 किलोमीटर दूर कर दिया गया। मैंने बहुत दफा डीसी जम्मू जो तब थे उनसे पास जाके इलेक्शन कमीशन जो जे&के इलेक्शन कमीशनर था उसको बाय रिटर्न में लिख के मैंने दिया, भाई आप एक तरफ से चाहते हैं कि लोग ज्यादा मतदान करने के लिए आए तो बूथ को आप 4 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं। जी मैं उस बूथ की बात कर रहा हूं जहां मैं रहता हूं, मैं जब वहां की बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। तो इसी तरह से और बहुत सारे लोगों के जो शंका थे उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। तो दूसरी बात है कि इस डीलिमिटेशन कमीशन का जो काम था, जो लोगों की आपत्तियां थी उसके ऊपर जो खरा नहीं उतरे, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रिय है, सर्वोच्च है, हम सब उसको मानते हैं। क्योंकि कोर्ट ने ही ऑर्डर देके मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो मदर हैं उनका पासपोर्ट जो है वापस दिलाया। हम तो कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब था कि कोर्ट में हमारे और भी बहुत सारे मसले लंबित है। जैसे हमारे 370-35 से कुछ चैलेंज करने वाली पिटीशंस जो हैं वो पिछले 4 साल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हैं। तो हमने कई बार पहले भी ये कहा है, आज भी कहते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं और हमें पूरा भरोसा है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट पर भी। रही बात डीलिमिटेशन कमीशन की, तो अगर मुझे कोई आपत्ति है या मान लीजिए मुझे ये लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो मैं अपनी बात कहने के लिए मेरे कानूनी राइट है, कानूनी हक है कि मैं अपनी बात कर सकता हूं। और दूसरी बात इसमें बड़ी क्लियर है, जो आप कह रहे हैं जी चुनाव का रास्ता साफ हो गया। भाई चुनाव कराना सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार कराना ही नहीं चाहती। सरकार अगर दूसरी एक बड़ी बात इसमें है, जैसे कि हिंदुस्तान का हिस्सा है रविंद्र शर्मा साहब जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि वकार रसूल वानी का बयान हमारे सामने है, उन्होंने कहा है कि जैसे हम इसे असंवैधानिक मानते थे, हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। यह है कि चुनौती सिर्फ इस बात पे थी कि क्या ये डिलिमिटेशन हो सकता था कि नहीं हो सकता था। आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार के टाइम 2002 में जो है वो 2001 में एक कानून लाया गया कि सारे देश में
जी। सीज कर दी गई पार्लियामेंट और असेंबली सीट्स को, क्योंकि बढ़ाई नहीं जाएगी 2026 तक। उसी कड़ी के तहत, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपना संविधान था, वो कानून जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली लागू नहीं होता था, तो यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उस वक्त ये कानून पास किया गया और के 2026 तक जो है वो सीज कर दिया जाए, उसको फ्रीज कर दी गया कि द्वारा डिलिमिटेशन जो है 2026 की सेंसस के बाद हुआ, जो उसके बाद सेंसस होगी। जी। बीच में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। एक व्यू पॉइंट ये था कि क्योंकि 370 और 35A की पिटीशन भी जो है वो इस वक्त जेरे गौर है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और इस चीज को भी चैलेंज किया गया और ये भी कहा गया कि अगर उसको हम चुनौती दे रहे हैं कि आप संवैधानिक है, तो इस बात को भी, ये उसी का हिस्सा है, इसलिए इसको भी जो है वो जब तक उसमें फैसला नहीं होता तब तक ये नहीं होना चाहिए। ये एक व्यू पॉइंट था, हालांकि उसमें हम ना तो पार्टी थे ना हमने चैलेंज किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि अभी तक पूरी जो है वो जजमेंट जो है हासिल नहीं हुई है, और जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बात पे उसका जवाब दिया है कि ये डिलिमिटेशन का संवैधानिक तौर पे या कानूनी तौर पे हो सकता था, उनका ये फैसला आया है, लेकिन उन्होंने उसके मेरिट्स पे कोई बात नहीं कही है कि जो डिलिमिटेशन के हमारी ग्रीवांस है वो ये है कि डिलिमिटेशन हो और उसमें डिलिमिटेशन में इंसाफ हो, तमाम खितों के साथ हो, हर जिले के साथ हो, हम हर एरिया के साथ हो, लेकिन वो जो है वो हम तमाम पार्टी जो है प्रोटेस्ट करती रही। हम कमीशन के पास गए भी, हमने कहा कि अगर कानून और संविधान के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जो पैरामीटर्स हैं नाम से उसके तहत किया जाए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके बाद कमीशन ने ना हमको पूछा ना बुलाया और मेन पार्टीज को इग्नोर करके एकतरफा एक रिपोर्ट दे दी, जिसपे हमारा एतराज बरकरार है और हम ये समझते हैं कि इस डिलिमिटेशन कमीशन से बेइंसाफी बढ़ी है, लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है। ये एक आईने से, एक चश्मे से, बीजेपी के चश्मे से बना करके रिपोर्ट दे दी गई है। हमारी जंग जो है सियासी वो जारी रहेगी कि लोगों के साथ इंसाफ नहीं, बेइंसाफी हुई है। ठीक है, तो कांग्रेस का ये स्टैंड जो है, जो पहले था वो आज भी है। कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि लोगों के साथ ये नाइंसाफी है और इस पर राजनीतिक चश्मे से लिया गया हुआ एक तरफा फैसला, ये बता रहे हैं। सीनियर लीडर एनसी का मैं रुख करना चाहूंगी। इकबाल साहब, आप भी एडवोकेट हैं, आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था डिलिमिटेशन को लेकर, एनसी की क्या प्रतिक्रिया, क्या रद्द-ए-अमल आपका? देखिए, एनसी ने शुरू से ही डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में ये कहा है कि ये गैर आईनी है, गैर इखलाकी है और गैर कानूनी भी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को ये इख्तियार है और आर्टिकल 170 क्लास 3 की जो बार है जी, वो पार्लियामेंट को नहीं रोक सकती है। बहरहाल अभी जजमेंट पूरी जो है वो हमने नहीं पढ़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था दिन को। जो वहां के वकील जो हजरात वहां थे, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई एक तो बार है 329 आर्टिकल जो है वो बार करता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो डिलिमिटेशन के मैटर को और इलेक्शन पर्टेनिंग मैटर्स को नहीं सुन सकता है मास वाई के इलेक्शन पिटीशन जब तक न हो। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि एक तो वो बार क्रिएट करती है और दूसरा पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करके कंस्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटेशन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि कर सकती है और गवर्नमेंट को ये पावर है, पार्लियामेंट को ये पावर है कि डिलिमिटेशन कमीशन को वो इख्तियार दे कि वो डिलिमिट करे, इसके बावजूद कि भाई आर्टिकल 170 क्लास 3 में प्रोविजो में ये बार लगाई गई थी कि 1926 तक, 2026 तक 2026 का जो फर्स्ट जो सेंसस होगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन पूरे मुल्क में होगी। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं और हमने 5 अगस्त को मिलाया, दूसरी तरफ ये दोहरा मेयार क्यों कि जब अगर आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में किसी जगह भी डिलिमिटेशन आप 2026 तक नहीं कर सकते तो फिर जम्मू कश्मीर को अलग क्यों? जी, पिटिशनर्स ने भी ये बातें रखी थी अपने पिटीशन में। एक सियासी क्वेश्चन है, ये लीगल क्वेश्चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि पावर है, वो पावर गलत या सही इस्तेमाल की गई, ये नहीं कहा होगा। ये कहा है कि भाई पार्लियामेंट को ये इख्तियार था कि वो डिलिमिटेशन कर सकती थी, लेकिन उस इख्तियार का किस तरह मिसयूज किया गया ये सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं है कि नौशहरा कहाँ है, कालाकोट कहाँ है और अनंतनाग कहाँ है।
ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता। ये तो गवर्नमेंट के पास ही वो मशीनरी है जिस मशीनरी के तहत वो ये पता कर सकते हैं कि क्या इनकी कोई कंटिग्यूटी है, कि एक इलाका जो है वो दूसरे इलाके से 8 महीने तक कट ऑफ रहता है बर्फ की वजह से, और उन पहाड़ों की वजह से बिल्कुल अलग कल्चर, अलग जुबान, अलग टोपोग्राफी, अलग इन्वायरमेंट अलग। आपने अनंतनाग को जी कालाकोट और नौशहरा के लोगों के साथ मिलाया है और यहाँ के लोगों को डिप्राइव किया है। हकीकत में ये किया है कि जम्मू के लोगों को, पुंछ राजौरी जम्मू में आता है, हम अपने आप को डोगरा स्पीकिंग कहते हैं, जो पहाड़ी और ये आपके सुंदरबनी एरिया में और नौशहरा एरिया में जो जुबान बोली जाती है वो डोगरी की सिस्टर लैंग्वेज है जी। आपने जम्मू को डिप्राइव किया है, जम्मू के लोगों को आपने मतलब कैंची पकड़ के काटा है। तो इस पर तो स्टैंप नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, को ये कहे कि भाई ये टिप्पणी जो कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ के भाई उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया या सही किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इख्तियार है। ठीक है, सलमान निजामी साहब, डीएपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या स्टैंड है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सही ठहराया गया है डीलिमिटेशन कमीशन की प्रोसेस को, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या स्टैंड, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये अभी मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कहने को जब तक जजमेंट सामने नहीं आती है कि वो सही कहा या गलत कहा। जैसे हमारे एक साथी ने भी कहा कि अभी तक मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सामने नहीं आई है और उनको इख्तियार भी नहीं है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो सरकार डिसाइड करेगी। हमारा स्टैंड तो पहले से क्लियर है, क्योंकि जिस तरीके से डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है, जैसे मैं चिनाब खित्ते से ताल्लुक रखता हूं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बानीहाल को गूल के साथ मिलाया गया है। अभी आप देखिए वहां बर्फबारी होती है, कई दिनों जो है रोड बंद होता है, वहां का विधायक हो या वोटर हो अगर रिप्रेजेंटेटिव से मिलने जाए तो कितने दिन उसको लग जाएंगे। हमने, हमारी सरकार जब थी, गुलाम नबी आजाद साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्टें इसलिए दी ताकि आम लोग जो है वो परेशान ना हो। हमें बानीहाल से डोडा जाना पड़ता था अपने एक स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए, आज हमें रामन जाना पड़ता है, हमें डिस्ट्रिक्ट मिली है, उसकी हमें जो है उसका फायदा हुआ। तो आज एक वोटर को एक विधायक से मिलने के लिए जो है 4 पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा और गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के। आपने अनंतनाग को जो है पुंछ राजौरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर मुगल रोड जो है मैक्सिमम टाइम जो है वहां बर्फ और बारिश की वजह से बंद रहता है, तो राजौरी का जो गरीब आदमी है वो एक मेंबर पार्लियामेंट से मिलने के लिए अनंतनाग कैसे पहुंचेगा? तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये मालूम नहीं है कि हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। तो इसलिए डिलिमिटेशन जो प्रोसेस हुआ है उसको हम कहते हैं उसमें तरजीह करनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाने की जरूरत है। बदलाव की मांग आप कर रहे हैं। अब रुख करते हैं एडवोकेट आरिस पठानिया साहब का। आपने तमाम पैनलिस्ट की बातें सुनी, भारतीय जनता पार्टी का रुख हमने देख लिया है, क्योंकि कविंदर शर्मा साहब का रद्देमल भी हमने दिखाया। उनका ये कहना है कि डीलिमिटेशन के प्रोसेस पर जो फैसला आया है प्रोसेस को लेकर, उससे वो खुश हैं और उसका स्वागत करते हैं। अभी तमाम लोगों की परेशानियों को लेकर आपने भी बातें सुनी। आरिस पठानिया साहब, आप भी जम्मू से आते हैं, आपका क्या कुछ रिएक्शन है? देखें सना, मेरे से पहले बड़े लर्नड पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों ने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा और विशेषकर माननीय रविंदर शर्मा जी कांग्रेस से और मुजफ्फर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ दीज पीपल बिकॉज दे बिलोंग टू ए लीगल बैकग्राउंड और एक लीगल सेंस है इनको। लेकिन सर, आई वांट टू डिस्प्यूट यू ऑन वन पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2026 तक का सीट बैन है, एक बार आप इंटरप्रेट करें उसको। देयर वाज नो सीट फ्रीज लॉ व्हिच बार्ड ए पर्टिकुलर स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इफेक्टिव डिलिमिटेशन टिल 2026। बेसिकली देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, संवैधानिक एक रिक्वायरमेंट है कि हर पहले साल में 2001, 2011, 2021 एक पॉपुलेशन सेंसस होगा। देन अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि उस पॉपुलेशन सेंसस के बाद परिसेमन होगा। उस संवैधानिक रिक्वायरमेंट को ऑब्विएट करने के लिए गवर्नमेंट में 2026 तक को बाइंडिंग नहीं है, नॉट एट ऑल, कोई रोक नहीं है। आई एम वेरी स्पेसिफिक ऑन माय पॉइंट, रोक नहीं है 2026 तक कर सकते हैं, लेकिन वो संवैधानिक अगर आप नहीं भी करें तो आप वो संवैधानिक ट्रैप में नहीं फंसेंगे जो कहते हैं कि हर
सेंसस के बाद परिसीमन होगा 1 पॉइंट। अब जहां तक परिसीमन की बात करें, मैं इस विषय पे आऊंगा डायरेक्टली। मैं एक लीगल पॉइंट क्योंकि बार बार 2 लर्निंग एडवोकेट्स ने कहा, मैं क्लैरिफाई करूं, देयर वाज वर्चुअली नो वॉर आल्सो, इससे पहले भी। अब उसकी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, आप सबके ध्यान में रहे, पूरे देश के दर्शक हमें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का पहला जो परिसीमन और पहली जो विधानसभा हुई बिना किसी सेंसस के। जम्मू कश्मीर में सेंसस को था नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सीटें फिक्स हो गई, कश्मीर में इतनी और जम्मू में कितनी। और वो जिंक्स आज तक जिसे कहते हैं चलता रहा। जम्मू एंड कश्मीर में पार्शियल डिलिमिटेशन, टोटल डिलिमिटेशन, 95 में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिलिमिटेशन का रिपोर्ट के गुप्ता साहब के डिलिमिटेशन में आया, लेकिन फिर भी वो जिंक्स वही रहा। अब उस जिंक्स का रिजल्ट क्या है, मैं आंकड़े पढ़ूंगा आपके सामने। हाँ। कि अगर आप 2011 का लेटेस्ट सेंसस देखें, जम्मू डिवीजन का जो पॉपुलेशन है 53,78,538 और एरिया है जम्मू डिवीजन का 26,293 स्क्वायर किलोमीटर। आप कश्मीर को देखें, अगर कश्मीर की पॉपुलेशन 68,88,475 और एरिया है 15,948 किलोमीटर। वेरी सिंपली एक शब्द अगर इसको समअप करना हो, कश्मीर में एक एमएलए 349 स्क्वायर किलोमीटर पे बनता था और जम्मू में एक एमएलए तकरीबन 710 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनता था, ऑलमोस्ट डबल। तो एक ऐसा नहीं सिर्फ पॉपुलेशन ही पैरामीटर है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ नेचर ऑफ टेरेन, ज्योग्राफिकल कंपैक्टनेस, लाइक कंसीडरेशन, ये सब जो कानून में प्रोवाइडेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और फिर डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन एक्ट में भी ये चीजें प्रोवाइडेड हैं। और अब आप वोटर्स की बात अगर आप देखें, वेरी सिंपली आई विल कंपेयर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी। उधमपुर जो पार्लियामेंट्री हल्का है, भाई साहब अभी रजौरी और उसकी अनंतनाग की बात कर रहे हैं, जिसका एक एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है और तकरीबन 14,90,000 जिसके वोटर्स हैं। श्रीनगर की बात करें 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और 12 लाख वोटर उसमें। तो ये डायरेक्टली एक जस्टिस ना 7 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जस्टिस मिल रहा है। पहले वेरी स्वीट, मैं 1 मिनट लूंगा अनइंटरप्टेड आपका। पीओजेके के रेफ्यूजीज जो उस 2 नेशन थ्योरी को छोड़ के एक सेक्युलर भारत के साथ आए। आप जम्मू कश्मीर के लिए जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां सीधे से ये कहती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सीट बढ़ा रही है, इससे बीजेपी को फायदा होगा। इस पर मैं आपसे तफसील 1 पॉइंट प्लीज अगर पहले उम्र एक सेकंड प्लीज देखें। पीओजेके के रिफ्यूजीज जो पिछले 7 दशक से विदाउट वोटिंग राइट्स थे, वाल्मीकि विदाउट जिसे कहते हैं स्टेट में वोटिंग राइट के बिना थे, एसटीज जिनको पूरे देश भर में रिजर्वेशन थी, यहां पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, बार बार डिफरेंट कमीशन ने एक क्षेत्र के साथ जस्टिस। अब इन पॉइंट अगर एनसी या कांग्रेस इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं 1 अगर 6 सीटें बढ़ी हैं, डोडा में बढ़ी है, किश्तवाड़ में बढ़ी है, सांबा में बढ़ी है, राजौरी में बढ़ी है, कठुआ में बढ़ी है, कुपवाड़ा में बढ़ी है, सांबा में बढ़ी है, अगर पहाड़ी क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेशन के विरुद्ध है तो अपना स्टैंड के बाद क्लियर करें प्लीज। सना आई एम थैंकफुल, आपने मुझे टाइम दिया। बाकी मैं इसके बाद दोबारा इस पर रविंद्र शर्मा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, साथ ही पीडीपी से भी हम सवाल करेंगे। वहीं इकबाल साहब भी अपनी उंगली रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इस पर चर्चा के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव के रास्ते के साफ होने की बात जो कही जा रही है वो इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने डीलिमिटेशन कमीशन के प्रोसेस को सही ठहराया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर में अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और आज एक अहम फैसले के साथ अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन या चुनाव के रास्ते को साफ माना जाए या नहीं। आज इसी मौजू पर कर रहे हैं चर्चा और डीलिमिटेशन कमीशन के प्रोसेस और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहलुओं को भी समझ रहे हैं, क्योंकि कई पैनलिस्ट आज जो हमारे प्राइम डिबेट का हिस्सा हैं वो एडवोकेट भी हैं, लीगल एक्सपर्ट के तौर पर भी अपनी राय रख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि रविंद्र शर्मा साहब आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी से वो अपनी बात रख रहे थे, उस पर आपने कहा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद मुजफ्फर इकबाल साहब के पास मैं जाऊंगी। मुझे कहा आपने? जी रविंद्र जी। हाँ देखिए, पहली बात तो है कि पठानिया साहब भी वकील हैं, उन्होंने एक प्योरली। रविंद्र शर्मा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, जब तक आपका लाइन हम सही करें तब तक इकबाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे।
मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया जी, और एरिया का, रकबे का, मैं कहता हूं अगर ये ग्राउंड पर जाकर ये देखा जाए, आपने जो राजौरी में एक कंस्टिट्यूएंसी और बनाई, हाँ, लेकिन उसमें आपने पहले तो क्राइटेरिया रखा कि तहसील जो है वो तहसील नहीं टूटेगी, वो भी आपने तोड़ दिया अपने फायदे के लिए। फिर आपने कहा भाई नंबर ऑफ दी वोट्स, एक कंस्टिट्यूएंसी में आपका 1,25,000 वोट है और एक कंस्टिट्यूएंसी में 75,000 वोट है, उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? और जिसमें 1,25,000 वोट है वो कंप्लीटली हिली टेरेन है, वो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है मेरे ख्याल में राजौरी पुंछ पूरे में, और जम्मू प्रोविंस में भी मेरे ख्याल में पहले ये दूसरे नंबर पे होगी, और पूरा हिली टेरेन है। और जहां प्लेन है वहां आपने 75,000 की सीट भी बनाई है, और 75,000 से कम भी मैं अगर कहोगे तो मैं बताऊंगा। ये कौन सा क्राइटेरिया आपने रखा? आपने कहा जी हमने रकबे के हिसाब से किया है। अरे भाई रकबे के हिसाब से किया है तो जो पार्लियामेंट्री सीट हमारी बनाई आपने कहां का इंसाफ किया? किसको इंसाफ दिया आपने कि आपने कालाकोट के आदमी को और सुंदरबनी के आदमी को जाकर आपने अनंतनाग के साथ मिलाया और वोट वहां का ज्यादा है, यानी परमानेंटली आपने सीट उनको दी, हमें तो नहीं ना मिली वो सीट। ठीक है, ये तो बिल्कुल उनका कहना गलत है कि हमने कश्मीर वालों के पहले 3 सीटें थी। अरे भाई उनकी 3 आज भी वही हैं, क्योंकि ये सीट हमको नहीं मिली है भाई, ये सीट हमारा वोट जो है उनसे निसफ है, कश्मीर वालों से। हमें कहां से मिली सीट? और हमें आपने जम्मू से तोड़ के वहां क्यों लगाया? जबकि 8 महीने तक वो एरिया बिल्कुल ब्लैकआउट रहता है। मुझे बताओ अगर एमपी कोई कश्मीर का अनंतनाग का बनता है तो नौशहरा का आदमी पहले जम्मू आएगा, जम्मू से जाकर अनंतनाग कब मिलेगा उसको? कब अगर उसको कोई चिट्ठी की जरूरत पड़ जाती है मेंबर पार्लियामेंट की, तो वो वहां कहां पहुंचेगा? आप कहते हो हमने इंसाफ किया, कौन सा इंसाफ किया? ठीक है, रविंद्र शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप दोनों का जवाब मैं लूंगी। आरिफ पठानिया साहब, मेरा ये कहना था ना कि मेरी बात शायद सुनी नहीं गई। नहीं, आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही थी सर। हाँ, पठानिया साहब ने जो एक बात दोहराई वो प्योरली एकेडमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ ये लिखा था कि हर 10 साल के बाद सेंसस के बाद होनी चाहिए, वहां लिख दिया गया इट शैल नॉट बी नेसेसरी। उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं थी 2026 तक, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं की? आपकी तो पीडीपी के साथ सरकार रही 3 साल और उसको आपने डिलिमिटेशन नहीं की। हम तो कहते थे, चलो मान लीजिए एक बात यह है कि पावर थी कमीशन बैठाने की या नहीं थी, उसको मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि प्रोसेस ठीक हुआ। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे मुजफ्फर साहब भी कह रहे हैं और तमाम पार्टी कहती हैं मास वाई बीजेपी, इसी से पता लग जाता है कि डिलिमिटेशन में इंसाफ हुआ। किसी ने जम्मू सूबे की बात नहीं की, जो पठानिया साहब कह रहे हैं कि आपने कहा जी जम्मू के साथ इंसाफ कर दिया। रविंद्र शर्मा का हक मुजफ्फर साहब को दे दिया, उसका हक सोनू को दे दिया, सोनू का हक पठानिया साहब को दे दिया, तो उससे इंसाफ हो गया। हम कहते हैं कि आपने जो कमीशन की रिपोर्ट पेश की है वो एक चश्मे पहन करके की है, और उसमें वो कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ 37,000, 54,000, 70,000 की पॉपुलेशन भी है। आपने पहले जस्टिफिकेशन दी कि जनाब उधर वोटर ज्यादा था। 1,92,000 पॉपुलेशन है डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी की, दूसरी तरफ 37,000 और 54,000 पॉपुलेशन है। 1,88,000 है सुरनकोट की, और आपने दूसरी तरफ वैष्णो माता की 70,000 पॉपुलेशन है, जिसका वोट 50,000 भी नहीं होगा। इसी तरह से पार्टी कोई खास एरिया हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली देखा गया कि पॉपुलेशन का गैप पड़ गया। दूसरी बात, इन्होंने आंकड़े खुद ही गिने, हम नहीं कहते, मगर आंकड़े इन्होंने गिनाए। सारा क्राइटेरिया है डिलिमिटेशन का पॉपुलेशन, हम रीजन की बात नहीं करते। मुझे बताइए, मैं राजौरी जिले से हूं, जे 6,42,000 पॉपुलेशन थी राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, जो 2011 के सेंसस में। ठीक है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन थी 6,13,000। आज भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक सीट राजौरी से फालतू है, जबकि हमारी एक सीट फालतू होनी चाहिए। हम कठुआ के साथ इंसाफ हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने इसी तरह का तोड़ मोड़ करके कमीशन पेश किया है। हमारा एतराज इस बात पे है कि जो पावर थी उसको सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया गया। हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमने मिलना भी चाहा, लेकिन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना के लाई ना। तो आप लोगों को मिलने के लिए बुलाया भी गया था, कई पार्टियां मिली भी थी। सुनिए, मैं भी मिला, उस डेलीगेशन को मैंने लीड किया। हमने कहा कि आप पैरामीटर्स के तहत करिए, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उसके बाद ना उन्होंने पैरामीटर्स को फॉलो किया,
पहला पैरामीटर था पॉपुलेशन, जी। उसके बाद कनेक्टिविटी होती है, कंटिन्यूटी के कौन आसपास। मेरा इलाका आप ये सफर साहब जानते हैं कि कालाकोट सुंदरबनी निशारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती जो दो हो गई थी, कालाकोट अलग हो गई। अब कालाकोट मर्ज कर दिया और सुंदरबनी को तोड़ के उसके साथ लगा दिया। हमारी कनेक्टिविटी निशारा के साथ बेटर थी, लेकिन इस तरीके से एतराजात हैं कि मैंने शुरू में निचोड़ में कह दिया कि बेइंसाफी बढ़ गई। जैसे सोनू जी ने भी कहा कि 4 किलोमीटर हो गया पुलिस स्टेशन, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें एतराज है, उनकी फंक्शनिंग पे एतराज है, उन्होंने जिस तरीकाकार को अडॉप्ट किया उस पर एतराज है। हमें ये ठीक है, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, तो क्या आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि इसमें कुछ रद्दोबदल किया जाना चाहिए, तो क्या ये संभव है? इस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन वरिंदर सिंह सोनू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वरिंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी तो इसे सही कदम मान रही है और यहाँ पर तमाम पार्टियां मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जो प्रोसेस किया गया वो प्रोसेस ही सही नहीं था, प्रोसेस पर सवाल है। क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का जो रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसीलिए डिलिमिटेशन किया जाता है, लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर ही ये प्रोसेस नहीं हुआ है। कई कनेक्टिविटी के आधार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सन्ना जी, मैंने पहले ही जब आपने ओपनिंग रिमार्क्स लिए थे तो मैंने बता दिया था जम्मू शहर की हालात, कि जहां जम्मू शहर में मैं रहता हूं मेरा पोलिंग बूथ 1.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर दूर कर दिया गया। नंबर 2, दूसरी इसमें अहम बात है, अभी पठानिया साहब मेरे भाई हैं, पेशे से वकील हैं, ये भी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, इन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने पीओके के रिफ्यूजियों को वोटिंग राइट दे दिया। भाई कितना झूठ आप चैनलों पर बैठ के बोलोगे। मैं पीओके का रिफ्यूजी हूं, मेरे बुजुर्ग वहां से आए, रविंद्र शर्मा साहब पीओके के रिफ्यूजी हैं, इनसे पूछिए हमें पहले वोटिंग राइट था कि नहीं था। हमें तो 47 से वोटिंग राइट है, जब से हम लोग वहां से होके आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की बातें करके क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को वर्गला रहे हैं। नंबर 2, जो आज हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की, हमने पहले दिन कहा था कि यह डिलिमिटेशन कमीशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए, वो बात लोगों में बाद में आ गई, लोगों ने प्रोटेस्ट किए कई कॉन्स्टिट्यूंसी। अब मुझे बताइए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूं आपने 2 लाख वोट की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, और जम्मू जिले में ही आपने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 80,000 वोट की बना दी। ये कौन सा इंसाफ है? और तीसरी बात, अहम बात, इन्होंने कहा एक बात, तीसरी अहम बात, इन्होंने कहा एसटी को रिजर्वेशन हमने दी। भाई आपने एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, रिजर्वेशन कहां होती है सना जी, कि जहां से लोग जीत के नहीं आ सकते, वहां उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जीत नहीं पाते, उनको रिजर्वेशन देनी है। इन्होंने ना जम्मू जिला, ना सांबा जिला, ना कठुआ जिला में एक भी किसी एसटी को रिजर्वेशन दी। इन्होंने दी रजौरी पुंछ में, जहां से पहले वो लोग जीत के आते थे, वो तो पहले दोनों लोग एमएलए बन के आते थे। रिजर्वेशन तो जम्मू शहर में करनी चाहिए थी, रिजर्वेशन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में करनी चाहिए थी, जहां उनका वोट का तादाद अच्छा था। दूसरी बात, आप रिफ्यूजियों की बात मत किया कीजिए, पीओ के रिफ्यूजियों की। हमने डिलिमिटेशन कमीशन से पीओ के रिफ्यूजियों ने गुहार लगाई थी कि हमारी सीटें वहां रिजर्व की जानी चाहिए, जिनको उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, जिन्हें चाहिए नहीं था उसे डिलिमिटेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। सना जी देखिए, मैं आपके चैनल को और अपना कीमती टाइम स्पॉइल नहीं करूंगा। 2 पॉइंट इन्होंने रखे, दोनों में कोई लीगल सेंस है नहीं। मैं फिलहाल मुजफ्फर साहब के एक पॉइंट पे जवाब दे दूं। क्या जो एसटी का रिजर्वेशन है एज पर दी कंट्रीज फार्मूला और एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक जैसे पूरे देश में होता है वैसे यहाँ पे किया गया है। वी शुडंट वेस्ट आवर टाइम इन। मैं फिलहाल मुजफ्फर साहब के बात पे इनका मीनिंगफुल जवाब था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको साइट करूंगा कि मैं जिस असेंबली से 2014 में जीत के, जिसे कहते हैं विधानसभा। अच्छा, एक सवाल और ये उठ रहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही क्यों, जब एक देश एक विधान के तौर पर और एक समानता के तौर पर बात हो रही है, क्योंकि पिटीशन में भी जो पिटीशनर्स थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दूसरे इलाकों में और दूसरे राज्यों में, दूसरे यूटीज में इस तरह की शुरुआत नहीं की जाए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों? बिल्कुल ठीक सवाल है। मैंने आपको पृष्ठभूमि दी है कि जम्मू एंड कश्मीर एक इकलौता मॉडल है पूरे देश भर में जहां पे पॉलिटिकल इनजस्टिस पहले किया गया और फिर उसको रेगुलरली परपेचुएट किया गया उसमें। और तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर से ये शुरुआत हो रही है, आप क्या कहना? जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इटसेल्फ उसमें प्रावधान था जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन की रचना की गई थी। उसमें मैंने आपको बोला कि पहला जो जिसे कहते हैं सीटों का आवंटन जम्मू और कश्मीर के पूरे खितों में विदाउट एनी पॉपुलेशन सेंसस किया गया और फिर उसी जिसे कहते हैं, आप सीधे तौर पर जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं, ये कंसर्न रेज कर रही हैं कि अगर वो इस इलाके के बंदे हैं तो उनके इलाके के आधे लोगों को दूसरे इलाके में मर्ज कर दिया गया या हुदूद बना दी गई, तो इससे उनके साथ नाइंसाफी हुई है।
एब्सोल्युटली नॉट। देखें, मैं बड़े साफ स्पष्ट आपको बोलूंगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है श्रीनगर प्रॉपर बटमालू जिसे कहते हैं, उसका टोटल जो रोड लेंथ है 25 से लेके 32 किलोमीटर है। टोटल रोड लेंथ कितना है? 32 किलोमीटर पीडब्ल्यू रोड लेंथ। हाँ। और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन 2014 में जिसकी करता था, 207 पोलिंग बूथ जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, और 1000 किलोमीटर रोड लेंथ। कहां 32 किलोमीटर, कहां 1000 किलोमीटर, वही एमएलए, वही टाइम, वही इक्विटेबिलिटी। दिस वाज एन इनजस्टिस, इट नीडेड टू बी डन। अब बात यह है कि किसी एरिया को आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टली तो नहीं, पर असेंबली कमीशन ने उत्तराखंड मॉडल को अडॉप्ट किया है, डायरेक्टली नहीं कहा कहीं। और ये उत्तराखंड मॉडल वो है जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंप है, बार बार ये कोर्ट का स्टैंप लेके आया है उत्तराखंड। अब ये मॉडल क्या है? इस मॉडल में एक क्षेत्र को, एक स्टेट को, एक यूटी को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हिली और डिफिकल्ट एरियाज, फिर हिली एंड फ्लैट एरियाज, एंड फिर टोटली जिसे कहते हैं फ्लैट एरियाज। और इन तीनों पैरामीटर्स में पॉपुलेशन का और जिसे कहते हैं बाकी जो कंसीडरेशन है, पहले ध्यान में रहे। आप भी एडवोकेट हैं, जो बातें मुजफ्फर इकबाल साहब कह रहे हैं वो आपसे मेल नहीं खाती, जो आप बात कह रहे हैं रविंदर शर्मा वो भी एडवोकेट हैं, उनसे मेल नहीं खाती। वो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को नहीं देखा गया, और अगर सीमाओं की बात करें तो उसे भी नहीं देखा गया। कोई राइट साइड रह रहा है तो उसे लेफ्ट साइड वालों से जोड़ने के बजाय उसे राइट साइड वालों के साथ ही जोड़ दिया गया। इस पर तफसील के साथ आपसे आंसर लूंगी, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। states. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है डिलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सही ठहरा दिया है डिलिमिटेशन कमीशन के प्रोसेस को। इस प्रोसेस पर आपको बता दें कि इससे पहले जो विपक्षी पार्टियां थी वो एतराज जताती रही हैं, क्योंकि मीटिंग्स भी कई बार हुई। पीडीपी ने तो इसका बायकॉट ही किया था। रविंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन मुजफ्फर इकबाल साहब काफी हास्यास्पद हो रहे थे उस वक्त, मुज़ाहिका खेज अंदाज में वो हंस रहे थे जो बात आरिफ पठानिया साहब रख रहे थे। तो मैं चाहती हूं कि उन्हीं का रिएक्शन सबसे पहले ले लूं ब्रेक के बाद। इकबाल साहब, आप कुछ एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो पठानिया साहब की बात पर आप अपनी राय तो रखिएगा, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग और एक आम नागरिक आज ये समझना चाहे कोर्ट का जो जजमेंट आया है डिलिमिटेशन कमीशन की प्रोसेस को, तो आम जबान में आप क्या बताएंगे उन्हें? देखिए, जब तक कि जजमेंट आ ना जाए मैं उस पर लीगल पॉइंट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जजमेंट की कॉपी अभी मेरे पास आई नहीं है। बहरहाल साफ अल्फाजों में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो डिलिमिटेशन कर सकती है, वो इख्तियार दे सकती है। डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूट करके डिलिमिट कर सकती है कंस्टिट्यूएंसीज को। आर्टिकल 170 क्लास 3 के बावजूद भी, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये पार्लियामेंट ने अगर रखा है, एक संविधान रखा है, तो उसके मुताबिक वो कर सकती है। एक किसी चीज की पावर होना और उसकी जायज एक्सरसाइज करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इख्तियार है। अब इख्तियार को आपने कैसे इस्तेमाल किया ये सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। दूसरी बात जो पठानिया साहब ने भी कहा कि लोगों के साथ इंसाफ हुआ, उसके साथ में इत्फाक इसलिए नहीं करता कि ये इंसाफ नहीं हुआ। ये आप ये कह सकते हो कि एक पार्टी के साथ अगर इंसाफ में वो भी मानने को तैयार नहीं, वो भी आप जब इलेक्शन होगा, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? ठीक है, इलेक्शन करवाओ, पता चल जाए। ठीक है, पठानिया साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन काफी देर से हमारे एक और पैनलिस्ट मौजूद है माफी के साथ, सलमान निजामी साहब। आपने शुरुआती प्रतिक्रिया दी, उसके बाद मैं आपके पास लौट रही हूं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि सबके साथ इंसाफ किया है, डीएपी ये कह रही कि सबके साथ इंसाफ नहीं करने को लेकर हमने पहले ही बातें की थी, प्रोटेस्ट किया था। अब क्या आपकी पार्टी आगे इस हवाले से कदम बढ़ाने वाली है? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि पार्लियामेंट को इसका इख्तियार है। मैं भाजपा के जो यहाँ प्रवक्ता है, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके बात करने का अंदाज जो है लॉजिकल, तो एज ए वकील वो कर सकते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो फायदा पहुंचाने वाली बात है, मैं
उससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि ये आप प्रैक्टिकल बात आप कहीं भी जाइए, किसी भी रीजन, किसी भी आम आदमी से पूछिए कि अगर पुंछ को जो है अनंतनाग से जोड़ा जाएगा तो वो हंसने के सिवा कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये है ही नहीं। कहीं आप मुझे बताइए, अगर कोई मेंढर से जो है अपने मेंबर पार्लियामेंट से मिलने के लिए अनंतनाग जाना चाहे तो वो अगर मुगल रोड बंद रहे तो वो पहले उसको पुंछ आना पड़ेगा, फिर उसके बाद जम्मू आना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे जो है वो क्रॉस करके फिर अनंतनाग पहुंचना पड़ेगा, उसको कितना खर्चा आएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जिसने भी ये राय दी है तो वो भी जम्मू कश्मीर का जो आम जो नागरिक होगा वो भी ये राय नहीं दे सकता कि भाई ये आप जो है पुंछ को जो है अनंतनाग, ये बिल्कुल ये किसी, मैं कहता हूं कि जिसको कोई अंदाजा ही नहीं है कि भाई ये डिलिमिटेशन कैसे करना है। तो दूसरी बात जो यहां उठी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इख्तियारात जो है पार्लियामेंट के, और हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि एक बार से कमीशन जो है बैठे, जम्मू कश्मीर की सभी रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, उनको बैठना चाहिए और जहां कोताहियां हुई हैं, जहां ये नहीं हम कहते कि हम इसके खिलाफ है पूरा, हम कहते हैं जहां जहां लोगों को नुकसान होगा, तकलीफ पहुंचेगी और जहां जहां ऐतराज है, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमारा हक है कि हम आवाज उठा सकते हैं और हुकूमत को सुनना पड़ेगा। और ये गौर, ये नुकसान जो है ये हर पार्टी का नुकसान है, ये एक पार्टी का जो है फायदा नहीं है। ठीक है, तो जिनके लिए फैसले किए जा रहे हैं उन्हीं से बातचीत करने की जरूरत पर जोर दे रही है डीएपी। मुजफ्फर साहब ने कंसर्न रेज किया, उसके बाद सलमान निजामी साहब ने भी कंसर्न रेज किया है कि पुंछ का बंदा अगर उसे अनंतनाग से जोड़ा जाता है और उसे काम होता अनंतनाग जाने के लिए तो लोग हंसेंगे। तो क्या इस वजह को भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही है? और सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, हमारे कई सारे पैनलिस्ट उन्होंने तो कई बातें कही हैं जो इलाके हैं वहां के। अभी रविंद्र शर्मा जी भी अपना कंसर्न रेज कर रहे थे, इसके अलावा सोनू साहब भी हैं, पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी अपना कंसर्न रेज किया कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं को नहीं देखा गया। जी सलाम, मैं बात कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल, आप ही से सवाल था। जी सलाम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी जो आप पार्लियामेंट, मैंने उधमपुर पार्लियामेंट हल्का और श्रीनगर पार्लियामेंट हल्के को कंपेयर किया कि नंबर ऑफ जो एरिया है श्रीनगर का, और जिसे कहते हैं श्रीनगर से 4 गुना ज्यादा एरिया उधमपुर में, और श्रीनगर से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा वोटर जिसे कहते हैं उधमपुर पार्लियामेंट हल्के में है। तो इज दिस नॉट पॉलिटिकल जस्टिस? मेरा एक विनम्र निवेदन है सब पैनलिस्ट को कि अब मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन फाइनल रिकमेंडेशन है और वो रिकमेंडेशन सरकार ने प्रिंसिपली एक्ट अपॉन कर ली है। दिस इज नाउ फाइनल, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इफ एंड बट, दिस इज फाइनल। मुझे भी मेरा हल्का, मैं बोलूंगा जहां से मैं चुन किया था, दैट इज रिजर्व। आई ट्राई टू इंप्रेस कि भाई मत करें, लेकिन किया गया। दैट्स नॉट द बिगर कॉज इज द बिगर केस इज दैट जम्मू एंड कश्मीर को राजनीतिक इंसाफ, पॉलिटिकल जस्टिस मिला है। तो ये तो कह रहे नहीं मिला ना। सुने, दिस इज ए मोस्ट, जिन्हें रिजर्व कैटेगरी में रखने की बात कही गई है वो पहले से ही जीतते आए हैं। अभी कह रहे थे वरिंदर सिंह सोनू साहब। आपने 2 बार पूछा सना, आपको बता दूं मैं, देखिए सुने प्लीज मेरी बात। आपको बताएं कि फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डिफाइंड है टोटल सीट्स कितनी रिजर्व होंगी, टोटल परसेंटेज ऑफ एसटीज इन द स्टेट। मान लें 100 सीट है और 10% पॉपुलेशन है उसमें, तो इसका मतलब है 10 सीट रिजर्व होंगी। अब 10 कौन सी होंगी? जो सबसे पहले नंबर होगी, जिसकी मोस्ट हाईएस्ट होगी पूरे स्टेट में, पूरे यूटी में। 2 नंबर सेकंड हाईएस्ट, 3 नंबर जो 10 जो टॉप वाली होंगी, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, और 10 नंबर वाले वो होंगे। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक फार्मूला। नोबडी कैन ऑब्विएट इट एंड नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो पॉलिटिक्स अबाउट इट। मुजफ्फर साहब ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, मेरे साथी नहीं किया, प्लीज आप भी मत इस पे फंसे। तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाले मैंने पहले कहा था, मैं इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ये संवैधानिक एक फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें उसके मुताबिक पॉलिटिकल रिजर्वेशन एससी और एसटी। ठीक है, रविंद्र शर्मा साहब आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर, फिर उसके बाद मुजफ्फर साहब और सोनू साहब का रुख करूंगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं, हाँ। ये चैनल पे रविंद्र जी आपकी ऑडियो म्यूट हो चुकी है। हाँ, ये कह रहे हैं, वो अपने तरफ से कह रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एसटी के लिए ये है, लेकिन एसटी जो है वो इन्होंने रिजर्वेशन कर दी, लेकिन ब्लॉक पंचायत से लेकर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तक एसटी को, एससी को रिजर्वेशन 73rd 74th के तहत कांग्रेस की सरकार ने वो लागू करके दी है। आज चेयरमैन है एसटी के, कई जगह महिलाएं हैं एसटी की,
इसलिए उस सब्जेक्ट को ही छोड़ो तो बहुत बड़ा इंसाफ नहीं हो गया। उनके 8-9 एमएलए पहले भी होते थे, अभी इतने ही आएंगे। और दूसरी बात यह है कि एससी के लिए देयर इज अ डिफरेंस। एसटी के लिए तो है जो हाईएस्ट होगी, एससी के लिए है वेयर देयर पॉपुलेशन इज लार्ज। इन्होंने शेड्यूल कास्ट को सिर्फ 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी जो बॉर्डर के एरिया हैं उन सब कॉन्स्टिट्यूंसी में महदूद कर दिया। मैंने सेम फार्मूला, वो फार्मूला नहीं है पठानिया साहब, पढ़िए, सही फार्मूला पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है कि वेयर देयर पॉपुलेशन इज लार्ज। एसटी के लिए लिखा है वेयर देयर पॉपुलेशन इज लार्जेस्ट, इसलिए देयर इज अ डिफरेंस। मैंने भी इसको बारीकी से पढ़ा है। बात यह है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट चुनाव में हुआ वो गलत था, मैंने कहा ये बात इंटरप्ट ना करिए, आप बाद में कह सकते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे बड़ी थी जम्मू कश्मीर में, 15 लाख पॉपुलेशन थी। बताइए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें इन्होंने बढ़ाई? सिर्फ तोड़ मोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का कोई मकसद हल हो। अब ये बात इससे क्या बीजेपी को फायदा मिल सकता है रविंद्र साहब? नहीं, फायदा मिलेगा, लोग फायदा नहीं देंगे। यहाँ 5 पार्टियां बैठी हैं, पूछ लीजिए क्या 4 पार्टियां सहमत हैं? सिर्फ एक पार्टी रूलिंग पार्टी सहमत हो, वो कौन सा डिलिमिटेशन हो? ना जम्मू सूबे का साफ इंसाफ हुआ। मैंने पहले कह दिया कि 2 डिस्ट्रिक्टों का जम्मू सूबे में कंपैरिजन दे दिया। पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा है, एलओसी है पूरा हमारा एरिया, मिलिटेंसी हमारी है, कनेक्टिविटी हमारे में नहीं है, कठुआ की सीटें हमारे से बड़ी हैं। फिर आप जस्टिफाई करते हैं, हम कमीशन पे सवाल उठाते हैं। कमीशन ने बेइंसाफी की है। ठीक है, तो पार्टियों का सीधे तौर पर ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो कुछ नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो स्वागत करते हैं, लेकिन जो कमीशन ने जो प्रोसेस अमल में लाया है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इस हवाले से कुछ आगे कोई कदम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है? इस हवाले से कुछ अपील की जाएगी भारतीय जनता पार्टी से या नहीं, या की जा सकती है? इस पहलू को भी समझने की जरूरत है। इकबाल साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बचता है इसमें? मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब कहने की कोई जरूरत है, सिवाय इसके कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो रिजर्वेशन देने की बात की गई है, वन ऑफ द फैक्टर है, दैट इज नॉट द सोल फैक्टर के जहां एक ही जगह अगर कंसंट्रेशन है तो आप उसको रिजर्व करें। शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन, अगर आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहते थे तो आप वहां दें जहां उनकी तादाद कम है। जहां उनकी तादाद 50% से ऑलरेडी अबव है तो वहां तो वो वैसे भी जीतने वाले हैं, तो कौन सा एहसान कर दिया आपने? तो उनको अगर आपने 8 सीटें या 9 सीटें देनी थी तो आप वहां देते जहां उनकी परसेंटेज कम है, जहां वो नहीं जीत सकते और जहां सबसे ज्यादा वो डाउन ट्रोडन है, जहां वो मार्जिनलाइज्ड हैं। जहां वो मेजॉरिटी में है वहां मार्जिनलाइज तो है नहीं, वो ऑलरेडी उनका एमएलए बनता है। और वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसमें इट इज नॉट द सोल फैक्टर, इट इज वन फैक्टर इंटर आलिया मेनी अदर फैक्टर्स। द डिलिमिटेशन कमीशन विल कंसीडर मेनी अदर फैक्टर्स। मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी सबसे ज्यादा कहां है? जिस तरह किसी ने पहले कहा कि नगरोटा में सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड थे, कठुआ में, सांबा में थे। तो रिजर्वेशन देने का फायदा तब था कि आप वहां देते। अरे भाई, जहां से वो पहले जीत कर आते थे आपने उसी को रिजर्व करके, तो आपने दिया क्या उनको? ये भी तो पठानिया साहब दिया क्या? बार बार ये सवाल खड़े कर रहे हैं और आप इसे समझाइए ना लोगों को। आप बड़े एक लर्नड आदमी हैं, ऐसा आर्गुमेंट मत करें आप चैनल पे। देखें समझ, मैंने आपको बोला कि पहले स्पेल में मैंने 100 का एग्जांपल दिया और 10% एक एज्यूम किया पहले स्पेल में। पहले अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अभी रविंद्र शर्मा साहब ये कह रहे थे कि 4 पार्टी यहाँ पर मौजूद है, चारों मुख्तलिफ अपना स्टैंड रखते हैं, लेकिन बीजेपी स्वागत करती है, तो इसके पीछे की वजह वो बता रहे थे। देखिए, हर एक आदमी, हर एक पार्टी को अपनी बात करने का हक है। मैंने आपको कहा कि मैंने प्रोसेस के हवाले से सवाल खड़े करे थे। मैंने डिफरेंट पिटीशंस पढ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये गई 2-3 पिटीशन पढ़ने का मुझे मौका मिला। एक तो पहले चली थी, फिर उसके बाद दोबारा चली, फिर डिफरेंट मैंने राइट अप्स भी पढ़े। कोई भी जिसे कहते हैं लीगल पॉइंट, कोई भी जिसे कहते हैं कोई ऐसा संवैधानिक आर्गुमेंट दे है, इनके पास था नहीं वहां पे। जिस बेसिस पे डिलिमिटेशन की सिंसेरिटी, डिलिमिटेशन की वेरासिटी को क्वेश्चन कर पाए। मेरा व्यू पॉइंट मैंने साफ है कि पॉपुलेशन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, उसके साथ टेरेन, ज्योग्राफिकल कंपैक्टनेस और लाइक। तो ये तो कह रहे हैं कनेक्टिविटी पर भी आपने नहीं देखा, फोकस नहीं किया इस प्रोसेस भी अगर देख लेते हैं ना, अगर मैंने बोला बहरहाल तो आपका 4 गुना एरिया और उधमपुर का एरिया 4 गुना ज्यादा और वोटर 1.5 गुना, तो उस इनिक्विटी को देखें। हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर एक यूनिट है, मैंने कभी जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं की। उस यूनिट में एक पर्टिकुलर फार्मूला में अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू वाली कश्मीर में चलेगी या कश्मीर वाली जम्मू में आएगी, दैट डजंट मैटर। जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए एक यूनिट है। वी डोंट हैव एनी डिफरेंस, वी डोंट फील एनी डिफरेंस।
अरे हम तो कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, उसको वहां तक भी हमें रीच आउट करना है, हमें अक्सर चीन तक रीच आउट करना है, उसके लिए हम भी साथ देंगे। आप हम कोई दीवार नहीं क्रिएट करना चाहते साहब, इसमें क्या। तो हम भी साथ चलेंगे आपके। मुजफ्फर साहब, मेरा आपको विनम्र निवेदन है कि आप भी मुझे जरा सेटअप में अच्छा लगे कि आज आपके साथ हम डिबेट करेंगे, आपको लीगल संवैधानिक को पॉइंट लेके आएंगे, लेकिन देयर इज नो पॉइंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट देयर इज नो पॉइंट ऐसा तो संवैधानिक पॉइंट। रविंदर जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, और पीडीपी ने शुरुआत में कहा था कि जैसा कि सवाल ये उठ रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या ये माना जाए कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया, तो पीडीपी की तरफ से ये जवाब आया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती। तो इस पर भी जवाब मैं आरिफ पठानिया साहब से लूंगी, लेकिन रविंदर शर्मा साहब कुछ कहना चाहते हैं, जरा बोलिएगा सर। देखिए, पहली बात जो आपने कही ये बात भी दुरुस्त है कि ये कोई बात नहीं थी, और इन्होंने चुनाव का मन बनाया है कि 24 में कराएंगे, 25 में कराएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को वैसे रखना चाहते हैं। हमारे लिए या तो गुजरात मॉडल आ जाता है या फिर पौडीचेरी का यूटी मॉडल आ जाता है। अब ये कहते हैं उत्तराखंड का मॉडल लगा करके हमने डिलिमिटेशन की है। मेरा ये कहना है कि इनजस्टिस बड़ा है, एक बात। दूसरी बात, डिलिमिटेशन ने वी ऑथराइज रिजेक्ट की रिपोर्ट फेयर नहीं है, और यहाँ 5 पार्टियों में से 4 मेरे ख्याल सहमत होंगी। नहीं तो इसकी मुखालिफत जब ये प्रोसेस चल रहा था तो बड़े पैमाने पर मुखालिफत होनी चाहिए थी। हमने बड़े आप जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जाते हैं इसकी मुखालिफत करते हुए। हमने मुखालिफत की, इस सरकार में कोई सुनता नहीं है, तानाशाही है। हमने कमीशन के बाहर भी धरना लगाया, सुन तो लेते हमको। दूसरी बात, मैं पीओजेके की बात करता हूं। अब एक बात और हो रही है, देखिए इलेक्टेड मैंडेट को डिफीट करने के लिए ये नॉमिनेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं। हाँ। मैं भी पीओजेके से हूं, यहाँ सोनू जी भी हैं, हम वोटर हैं, मैं विधायक भी रहा, मैंने इलेक्शन भी लड़ा, हम वोटर थे लेकिन रेगुलर वोटर थे। इन्होंने ये बात कही कि पीओजेके के जो 24 सीटें हैं वो डीफ्रीज होनी चाहिए और उनमें से 8 सीटें मिलनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो पॉपुलेशन माइग्रेट होकर के यहाँ आई है, हाँ। और जहाँ 24 सीटें अगर हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो हमको इलेक्शन का दीजिए, आप 8 सीटें करिए, और जो पॉपुलेशन रिफ्यूजी जहाँ है, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ से, हाँ। या जो भी, उनको वोटिंग राइट दीजिए। आप कश्मीरी पंडितों को भी नॉमिनेट करके वो लोग लाएंगे जो बीजेपी के चमचे होंगे या कोई नॉमिनेटेड होंगे। मैं क्या कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि वो खुश है, वो इसलिए क्योंकि एक चश्मे से, एक तरफा चश्मे से ये प्रोसेस अमल में आया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी जरूरी हो जाती है, और साथ ही ये कि जो अभी कंसर्न रेज कर रहे हैं, क्या उसको सुनने के लिए कोई गुंजाइश बचती है? आरिफ पठानिया साहब, आपने तो फुल एंड फाइनल कहा अभी कुछ देर पहले। विदाउट एंट्रिंग इनटू एनी पॉलिटिकल डिबेट, किसी सियासी डिबेट में ना जाते हुए, जो संवैधानिक पोजीशन है कि ये प्रेसिडेंट फुल एंड फाइनल है। इसमें अब इसमें कोई स्कोप जिसे कहते हैं चेंज अल्टरेशन का मेरे व्यू पॉइंट के मुताबिक ऐसा कोई नहीं है। मैंने बार बार कहा कि 70 वर्षों के बाद, 7 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर को राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस मिला। और लेट्स नॉट लाइक, आपने अभी सवाल मेरे किसी साथी ने पुट किया कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा बेस तो जम्मू, तो फिर क्या ये माना जाए कि चुनाव अब होंगे? बिल्कुल आप पर भी इल्जाम लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, पीडीपी ये कह रही है, दूसरी पार्टियां भी ये कह रही है कि आप तो चुनाव कराना ही नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार कराना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड क्लियर किया है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी आज और अभी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव परिसीमन चला, और परिसीमन के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव वोटर रिवीजन हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी आगे पीछे हुई थी। 25 नवंबर को वो वोटर रिवीजन खत्म हुआ है, और उस 25 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन ने और सरकार, वरिंदर सिंह सोनू साहब ये कह रहे हैं फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है बातचीत करने की। तो अब इंतखाबात जो होंगे, इलेक्शन होंगे, आप लोगों को वैसे ही पार्टिसिपेट करना होगा। 5 मिनट के बाद देखिए, हमने तो पहले दिन ही कहा था कि जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया था, हाँ। हमने तभी कह दिया था जो फुल एंड फाइनल ही है, जो सिर्फ रिपोर्ट ही पढ़नी है इन्होंने, बाकी जो एक्सरसाइज है कर चुके हैं, वो हमने पहले कह दिया था। आज सभी पार्टियां कह रही है, तब हम कह रहे थे। लेकिन एक बात हो रहा है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो इनकी लर्ड गवर्नमेंट के लिए, ना खाता ना बही, जो कि बीजेपी, वही बात सही। ना ये किसी खाते पे यकीन रखते हैं, ना बही पे रखते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, कानून अपने हिसाब से ये चलाना चाहते हैं। अब रही बात इलेक्शन की, हाँ। अब पठानिया साहब भी बेचारे तो इलेक्शन करवा नहीं सकते, इलेक्शन सरकार ने करवानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मुझे तो लगता नहीं कि दिल्ली वाले बात सुनते हैं। अगर सुनते होते तो ये तो चाहते हैं चुनाव कराएं, तो फिर वो क्यों नहीं रहे? रोक कौन रहा है? अभी इन्होंने कहा जी अभी हमारे मतलब हालात इलेक्शन के लिए नहीं है।
भैया आप करोड़ों रुपए सरकार का एडवर्टाइज पे जाया कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने सब कुछ ठीक कर दिया, तो अगर सब कुछ ठीक है तो 4 साल में बंधुआ मजदूर क्यों बनाया है, हमें डेमोक्रेसी से क्यों छीना गया है, डेमोक्रेटिक राइट क्यों हमसे लिया गया है, बताइए ना। बीजेपी कह रही है और आज भी ये कह रही है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी ही इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। उधर दूसरी तरफ हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जरिए ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया जाता है और वो ही इलेक्शन कराते। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तर्क दिया जाता रहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन प्रोसेस को सही ठहराया है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा होने लगा है और ये सवाल पूछा जाने लगा है, जहन में आने लगा है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में चुनाव के रास्ते को साफ समझा जाए। इसी नोट के साथ इस खास डिबेट को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब आपका, पठानिया साहब आपका, सलमान साहब आपका, वरिंदर साहब आपका, रविंद्र साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज प्राइम डिबेट इंडिया में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।